गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 गुप्त साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य का अध्ययन हम करेंगे और उसके बाद हम गुप्त शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। सांची के अभिलेख में उसे देवराज तथा वाकाटक लेख में उसे देवगुप्त के नाम से जाना गया है। शायद उसकी ये उपाधियाँ रही होंगी। चंद्रगुप्त अपनी माँ का अपने पिता की अकेली संतान नहीं था। एरण अभिलेख से समुद्रगुप्त के बहुपुत्र पौत्रों का उल्लेख मिलता है। रामगुप्त ज्येष्ठ था और चंद्रगुप्त उससे छोटा था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद हो जाने पर रामगुप्त शासक बना, परंतु वह भीरु प्रवृत्ति का था और शकों के साथ युद्ध में पराजित हो जाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए शक राजा की प्रत्येक मांग ली। यहाँ तक कि अपनी पत्नी ध्रुव देवी को भी शक शासक को सौंपना स्वीकार कर लिया। अपने बड़े भाई के व्यवहार से चंद्रगुप्त कुपित हो गया और वह ध्रुव देवी के भेष में शक राजा के पास पहुँचा। चंद्रगुप्त को ध्रुव देवी समझकर शक शासक जब उसकी ओर बढ़ा तो चंद्रगुप्त ने अचानक हमला करके उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार अपने कुल की लाज बचाई। तत्पश्चात अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। उसने अपनी विधवा भाभी ध्रुव देवी के साथ विवाह भी कर लिया। यह घटना गुप्त वंश के लिए कोई नैतिक रूप से गौरव की बात नहीं थी, इसलिए गुप्त लेखों में इसका ज़्यादा सा वर्णन नहीं है। गुप्त ने भी अपने तांबे के सिक्के जारी किए थे और चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी की शादी की पुष्टि वैशाली से मिली एक मोहर से मिलती है। वैवाहिक संबंधों का राजनीतिक लाभ। ऐसा प्रतीत होता है कि रामगुप्त के बाद जब चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा तो गुप्त शासकों का अन्य राज्यों पर नियंत्रण कुछ कमजोर पड़ गया था। इसे पुनः सुदृढ़ करने के लिए चंद्रगुप्त को नए सिरे से प्रयास करने पड़े। उसके काल में कुछ वैवाहिक संबंध साम्राज्य के लिए वरदान साबित हुए। उसने विवाह कूटनीति का उपयोग करते हुए प्राचीन शासकों की तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी ऐसा ही किया। उसने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से शादी की। कुबेर नाग का पुत्र कुमारगुप्त और पुत्री प्रभावती थी। कुमारगुप्त जो बाद में शासक बना। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इस शादी से शकों को हराना और जीते हुए क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना आसान हो गया। चंद्रगुप्त का विजय अभियान। तो चंद्रगुप्त ने शक राजाओं को पराजित किया और उसने विजय व कूटनीतिक सफलताओं का वर्णन इस प्रकार है। गणराज्यों का उन्मूलन। समुद्रगुप्त ने उत्तर और पश्चिम में लगभग 9 गणराज्यों को पराजित करके उनसे कर वसूला। शक अक्षत्रप शासन का अंत किया। चंद्रगुप्त ने शक अक्षत्रप राजा रुद्रसिंह तृतीय को पराजित किया और मालवा, गुजरात, काठियावाड़ पर अधिकार कर लिया गया। शक चंद्रगुप्त के मुख्य दुश्मन थे और उनमें से किसी एक की हत्या वह ध्रुव देवी के भेष में कर चुका था, लेकिन शासक बनने पर उसने उनका पूरी तरह से उन्मूलन करने की नीति अपनाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहिक वीरसेन उदयगिरी यानी जो मालवा से थे में शिव मंदिर का निर्माण करवाते हुए के लेख में लिखा कि वह अपने स्वामी के साथ दिग्विजय करता हुआ आया था। शकों को पराजित करने की पुष्टि इस बात से भी होती है कि इस काल के बाद शक शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के नहीं मिले। वास्तव में चंद्रगुप्त की यह अभूतपूर्व विजय थी, क्योंकि इस क्षेत्र में शक लगभग 400 वर्षों से शासन कर रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की कीर्ति और प्रताप में वृद्धि हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी की मुद्राएं चलवाई। अब वह शकारी यानी शक प्लस अरि यानी शकों के दुश्मन के नाम से जाना जाने लगा। इस विजय से उसने उज्जैन जैसा महत्वपूर्ण नगर भी मिला जो सांस्कृतिक तथा धार्मिक उन्नति का केंद्र बना। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने इसका उपयोग पश्चिम में दूसरी राजधानी की तरह किया। वाहिकों की परंपरा। दिल्ली में कुतुब मीनार प्रांगण में स्थित महरौली स्तंभ जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जाना जाता है, पर अंकित अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने 7 नदियों के सिंधु क्षेत्र को पार करके वाहिकों यानी बैक्ट्रिया और बल्ख के लोगों को हराया। कुछ इतिहासकार यह विजय केवल पंजाब तक मानते हैं, जबकि इन विजयों के बाद ही चंद्रगुप्त ने सूर्य के समान प्रतापी की उपाधि धारण की। पूर्व के प्रदेशों की विजय में उसने बंगाल के शत्रुओं पर विजय का भी उल्लेख है।
चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य था वो एक अपने पिता की भांति बलशाली, पराक्रमी, प्रतिभा संपन्न शासक था। उसके साम्राज्य में गुप्त वंश की सीमाएं पश्चिम, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में विस्तृत किया। पूर्व में ताम्रलिप्ति व पश्चिम में कैम्बे, बड़ौच जैसी बंदरगाहें अब उसके राज्य में शामिल थी। उसने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित की तथा कलाकारों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया, जिससे संस्कृति का विकास हुआ। यद्यपि उसका व्यक्तिगत विश्वास वैष्णव धर्म में अधिक था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाकर उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इसके बाद कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त की गिनती भी शक्तिशाली सम्राटों में होती है। 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद 455 मृत्यु के बाद आसपास कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। फिर 455 ईस्वी में कुमारगुप्त का देहावसान हो गया था और स्कंदगुप्त फिर उसका उत्तराधिकारी बना। वह इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक और उस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 467 ईस्वी के आसपास वह अपनी मृत्यु पर्यंत हुणों को उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ने से रोकने में सफल रहा, परंतु उसके उत्तराधिकारी पुरगुप्त और नरसिंहगुप्त तथा कुमारगुप्त द्वितीय जैसे कमजोर, अयोग्य शासक साबित हुए और 550 ईस्वी तक उनका शासन किसी न किसी रूप में चलता रहा, परंतु उनकी शक्ति का ह्रास हो चुका था। अब इतिहास में उनका कोई ज़्यादा सा महत्व नहीं रहा था। हुणों के आक्रमण के साथ साथ अनेक और भी कारण थे जिनसे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, जैसे लगातार सैनिक अभियानों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। शासन की व्यवस्था में सामंतीय प्रभुत्वता, केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी और उसके अनेक सामंतों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। गुप्त शासकों में भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चलते रहे, जिससे राज्य की शक्ति कमजोर पड़ गई। रामगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऐसा संघर्ष बाद के काल में भी जारी रहा। जैसे कुमारगुप्त प्रथम का अपने भाई गोविंदगुप्त, जो ध्रुव देवी का पुत्र था, उसके साथ संघर्ष चला। स्कंदगुप्त भी कुमारगुप्त प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। अब गुप्त शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करें तो गुप्त साम्राज्य अपने स्वरूप में मौर्यों से काफ़ी भिन्न था। मौर्य व्यवस्था में भारत के प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक केंद्रीकृत थी। मौर्य शासकों ने पूरे साम्राज्य पर सुव्यवस्थित नौकरशाही से नियंत्रण किया, जबकि गुप्त काल में नौकरशाही का नहीं बल्कि सामंत सरदारों का प्रभुत्व अधिक हो चुका था। सत्ता में केंद्रीकरण का तत्व कमजोर पड़ चुका था। गुप्त साम्राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसा था जिस पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य गंगा घाटी का लगभग समस्त क्षेत्र था। गुजरात में मालवा का क्षेत्र शामिल था। यही साम्राज्य का केंद्रीय अथवा हृदय स्थल था। शेष पर विविध राजा और सामंत सरदार गुप्त सम्राट को अपना अधिपति मानते हुए अपने अपने क्षेत्र में शासन करते थे। केंद्रीय प्रशासन के बारे में अगर इसके अध्ययन करें, राजा सम्राट में केंद्र में था। राजा ही प्रशासन का मुख्य आधार था। तथापि राजतंत्र के रूप में काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। गुप्त शासकों ने मौर्य शासकों के विपरीत एकराट, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भागवत, सम्राट, चक्रवर्ती, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की। ये उपाधियां अन्य छोटे छोटे शासकों पर श्रेष्ठता का प्रतीक थी। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भी ये राजा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते थे। राजा का देव्योत्पत्ति का सिद्धांत अब सर्वमान्य हो चुका था। लोक नियमों के अनुसार एक शिलालेख में समुद्रगुप्त को लोक धन्नो देवश्य बताया गया। इसका अर्थ है लोक नियमों के अनुष्ठान पालन करने भर के लिए ही मनुष्य रूप था। वह संसार में रहने वाला देवता ही था। उसे देवता की संज्ञा दी गई थी। विदेशियों के आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा करना और युद्ध और शांति के समय में राज्य की नीतियों को निश्चित करना तथा केंद्रीय व प्रांतीय अधिकारियों की नियुक्ति करना राजा का कर्तव्य था। वो ब्राह्मणों, श्रमणों, अन्य धार्मिक लोगों की सहायता करता था, उन्हें संरक्षण देता था। वो न्याय का प्रमुख स्रोत था। मंत्री था अधिकारी। गुप्त अभिलेखों में मंत्री परिषद के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। विभागों के अध्यक्ष ही शायद उसके मंत्री होते थे। वो उनसे परामर्श करता था और नीतियों का निर्धारण करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध और शांति मंत्री वीरसेन ने अपना पैतृक पद के
पद पैतृक अधिकार के तौर पर प्राप्त किया था। इस प्रकार हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समुद्रगुप्त के काल में उसके पास महादंड नायक, कुमार मात्य और संधि विग्रहिक जैसे 3 महत्वपूर्ण पद थे। केंद्रीय विभाग व उसके अध्यक्ष। केंद्रीय शासन के विभागों को मौर्य काल में तीर्थ कहा जाता था, लेकिन अब उन्हें अधिकरण कहा जाने लगा। प्रत्येक विभाग की अपनी एक मुद्रा अथवा सील होती थी। एक महासेनापति था, एक महादंड नायक था। महासेनापति के अधीन जो महादंड नायक होता था, एक रण भंडारिक, सेना की जरूरत की सभी सामग्री की पूर्ति का विभाग रण भंडारिक के अधीन होता था। एक महाबलाधिकृत, एक सैनिक विभाग का ही अध्यक्ष था, जो एक छावनी की व्यवस्था करता था। महासंधि विग्रहिक, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री अथवा अधिकारी होता था, जो राजा का अत्यंत विश्वास पात्र व्यक्ति होता था, और इसका कार्य विदेश नीति को निर्धारित करना था। भंडागाराधिकृत, यह कोषाध्यक्ष था। दंडपाशिक, यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। विनय स्थिति स्थापक, यह नैतिकता का प्रचार करता था, यानी न्यायाधीश का कार्य भी करता था। महापक्ष पटलिक, ये आय व्यय का हिसाब रखता था। ध्रुवाधिकरण, ये राज्य कर वसूलने वाले विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। इसके बाद प्रांतीय प्रशासन आता है। तो गुप्त साम्राज्य अनेक राष्ट्रों, देशों में विभक्त था, कई विषयों में बटे हुए थे। गुप्त काल के लेखों से 4 राष्ट्रों, सौराष्ट्र, मालवा, मंदसौर, कौशाम्बी के नामों का पता चलता है। समुद्रगुप्त के काल में सौराष्ट्र का शासक पर्णदत्त, मंदसौर का बंधुवर्मा, राष्ट्रीय आदेश के ये शासक प्राय राज परिवार से होते थे। इन्हें युवराज कुमार मात्य कहा जाता था। एक छोटा राजा ही होता था। इसके बाद भुक्ति वर्तमान समय की कमिश्नरी के समान थी। मगध भुक्ति इत्यादि नामों का उल्लेख कई शिलालेखों में मिलता है। इसके बाद विषय, जिला का शासक विषयापति कहलाता था, जिनको प्रशासन में परामर्श व सहयोग के लिए जिले के प्रमुख लोगों की एक सभा होती थी, जिनमें नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक और कायस्थ शामिल थे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन था। विषय यानी जिला आगे शहरों, पुर कहते थे जिन्हें, और गांव में बटे हुए थे। सब शहर का सबसे बड़ा अधिकारी पुरपाल कहलाता था। शहर के प्रमुख लोग महत्तर, जो विषय में प्रशासनिक कार्य में सहयोग करते थे, वही शहर अथवा नगर के प्रशासन में भी सहयोग करते थे। संभवतः इनकी एक सभा भी होती थी। नगर में एक अधिकारी भूमि का मूल्य निर्धारण करने वाला होता था, जो पुस्तपाल का कहलाता था। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका अधिकारी ग्रामिक, महत्तर अथवा भोजक कहलाता था। अधीनस्थ राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण था। तो बहुत से राजा और सामंत थे जो राजा की प्रत्यक्ष प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं थे। वो 3 प्रकार के थे। सबसे छोटे सामंत जिले के शासक विषयपति के अधीन थे। बड़े सामंत भुक्ति के शासक उपरिक महाराज के आधिपत्य में थे, और महासामंत ये स्वयं बड़े राजा थे, जिनके अधीन छोटे सामंत होते थे। इसके बाद उनकी जो वित्त व्यवस्था थी वो काफ़ी सुदृढ़ थी। आय व्यय के साधन थे। आय जो थे उसमें भाग कर था, यह भूमि कर होता था, यह उपज का 25% तक होता था। भोग कर होता था, मौर्य काल में इसे चुंगी कर भी कहते थे। भूतोवाद प्रत्यय या आयात निर्यात कर भी था। 18 प्रकार के कर थे। वे भी खर्च भी होता था। राज परिवार की जरूरतों तथा महल, दुर्ग इत्यादि बनवाने पर खर्च, सेना के वेतन, अस्त्र शस्त्र, घोड़ों, हथियारों आदि पर, जन कल्याण के कार्यों पर भी काफ़ी खर्च होता था। छोटे कर्मचारी सैनिकों को तो नगद वेतन मिलता था, परंतु बड़े अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि के इलाके दे दिए जाते थे। न्याय व्यवस्था के में भी 4 प्रकार के न्यायालय थे: कुल, श्रेणी, गण और राजकीय। सबसे इनमें पहले 3 जनता के अपने न्यायालय थे। राजकीय न्यायालय वे थे जिनमें राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश न्याय का कार्य करते थे। वैशाली मुद्रा लेख से पता चलता कि विनय स्थिति स्थापक अधिकारी न्याय करते थे। राजा का सर्वोच्च न्यायाधीश स्वयं सम्राट था, जो ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता से न्याय करता था। इस काल में कानूनों में वर्ण भेदभाव था। इसके बाद सैनिक व्यवस्था। जितनी विशाल
स्थायी सेना मौर्यों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, वैसी संभवतः गुप्त शासकों के पास नहीं थी। किसी भी स्रोत में सैनिक व्यवस्था पर प्रकाश नहीं डाला गया है। उनके अधीन सामंतों राजाओं से ही शायद उसकी सेना बनती थी, और लेकिन फिर भी सम्राट की सेना निसंदेह सबसे विशाल और शक्तिशाली रही होगी। उसके बिना छोटे राजाओं पर भला नियंत्रण कैसे रखा जा सकता था। उसकी सेना में पदाती यानी पैदल, घुड़सवार और हाथी तीनों प्रकार के अधिकारी थे। तो उपयुक्त वर्णन से यह अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए कि भारत में शहर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। अभी सत्ता के केंद्र में शहर ही थे। बड़े बड़े अधिकारी और सामंतों की सेना शहरों में रहती थी। धार्मिक महत्व के नगर भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। यहाँ मुख्यतः हरास से अभिप्राय उन नगरों से है जो व्यापारिक, दस्तकारी व केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। कुछ इतिहासकार का एक यह भी दृष्टिकोण आया कि कुछ नगर उजड़े हैं तो कुछ नए भी बसे हैं, इसलिए इस काल को पूरी तरह से नगरीय हरास का नाम देना भी गलत होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गुप्त कालीन समाज आदि। तब तक के लिए धन्यवाद।